हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नियो होम्योपैथी। मैं इस चैनल पर बीएचएमएस के सभी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी तरीके से समझाता हूं और उनके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। तो हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन देख रहे थे फर्स्ट ईयर की, उसके हमने अभी तक 3 पार्ट देख लिए थे। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट का पहला टॉपिक है होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट द डिसीज रिमेन्स। मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, तो अगर किसी को तकलीफ हो तो वो सेटिंग्स में जाके स्पीड को 2x कर ले। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। ये बात पहली बार क्रिस्टोफ विल्हेम हॉफलैंड ने बोला था, जो एक एलोपैथिक फिजिशियन थे। उन्होंने सन 1824 में बोला था कि होम्योपैथी जो है वो सिम्टम्स को तो रिमूव कर देती है, मतलब सिम्टम्स हट जाते हैं, लेकिन डिसीज़ जो है वो रह जाती है शरीर के अंदर। तो हैनेमन सर जो थे हमारे, उन्होंने इस बात को एकदम डिसएग्री कर दिया और इसको, इस स्टेटमेंट को एकदम इनकरेक्ट बताया, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया था। तो आप सभी को पता है कि हेल्थ इज ए हार्मोनियस स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड मेंटेन्ड बाय द वाइटल फोर्स। व्हेन द वाइटल फोर्स फंक्शंस नॉर्मली द पर्सन फील कंफर्ट एंड वेलबींग। तो आप सभी को पता है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ जो है वो बॉडी और माइंड के बीच की बैलेंस स्टेट को बोला जाता है। और वो बैलेंस स्टेट किसकी वजह से रहती है? वाइटल फोर्स की वजह से रहती है। जब भी वाइटल फोर्स फंक्शनली नॉर्मल फंक्शन करता है, तब पर्सन को कंफर्टेबल और वेलबींग फील होता है। When the vital force becomes deranged due to dynamic influences, harmony is disturbed and the person experience uneasiness and discomfort. This internal disturbance appears externally as signs and symptoms. तो आप सभी को पता है कि वाइटल फोर्स जो है जब भी डिअरेंज होता है किसी भी डायनेमिक इन्फ्लुएंस की वजह से। अब डायनेमिक इन्फ्लुएंस जिसको भी जानना है वो हमारी प्रीवियस वीडियो देखे, जिसमें हमने वाइटल फोर्स को पढ़ाया है। तो डायनामिक इन्फ्लुएंस की वजह से जब भी वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है, डीअरेंज होता है, तो जो हार्मोनी है, जो बैलेंस है किसके बीच का? बॉडी और माइंड के बीच का, वो भी डिस्टर्ब होता है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से पर्सन को जो है वो अनइजीनेस और डिस्कम्फर्ट फील होता है। इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, जो अनइजीनेस और डिस्कम्फर्ट है इंसान को जो अंदर से फील हो रहा है, ये एक्सटर्नली अपेयर होता है साइन एंड सिम्टम्स के रूप में। ठीक है, तो समझ गए, जो डिसीज अंदर है वही बाहर हमें दिख रही है साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में। अकॉर्डिंग टू हैनेमन, सिम्टम्स आर द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल डिसीज। तो हैनेमन सर के अनुसार सिम्टम्स जो है वो आउटवर्ड एक्सप्रेशन है इंटरनल डिसीज की। जो भी अंदर डिसीज है उसका बाहर कैसे हमें वो पहचान में आएगी? सिम्टम्स के रूप में। ठीक है, दे रिवील द नेचर ऑफ द डिसीज। वही हमें बताते हैं कि डिसीज जो है वो किस नेचर की है। अगर आप एक ट्रू होम्योपैथ है, तो a true homeopath studies the totality of symptoms and select the similar remedy. When the correct remedy is given, symptoms disappears and the vital force returns to the normal, restoring health. ठीक है। अब आप मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है, तो आपने उसके सभी सिम्टम्स को नोट डाउन किया। मान लीजिए हेड डेक के साथ आया, तो कि भाई हेड डेक है, कैसा सेंसेशन है? थ्रोम्बिंग सेंसेशन है। किधर साइड में है? लेफ्ट साइड में है। हेड डेक के साथ कोई और डिसीज़ है? छींक आती है, सरदर्दी होता है, नींद आती है, क्या होता है? आपने ये सारे सिम्टम्स नोट डाउन किए, और उन उसको हमने क्या बोल दिया? टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है वो आगे हम सिम्टोमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। उसी के बेसिस पे आपने एक होम्योपैथिक रेमेडी, ठीक है, सिमिलर रेमेडी को सिलेक्ट किया। जब ये रेमेडी आपने पेशेंट को दी तो सिम्टम्स सारे डिसअपेयर हो गए, ठीक है, वाइटल फोर्स जो है वो नॉर्मल हो गया और वापस से रिस्टोर हो गया हेल्थ में। फिर हैनेमन सर ने ये भी बताया कि हॉफलैंड सर ने ये बात क्यों बोली होगी। मॉडिफिकेशन एट द प्रोग्रेस ऑफ होम्योपैथी। जब होम्योपैथी आगे बढ़ रहा था तब बहुत सारे लोगों को होम्योपैथी चुभ रही थी, तो उसमें से एक इंसान हॉफलैंड सर भी थे। इसी वजह से उन्होंने ये टिप्पणी की थी होम्योपैथी के ऊपर कि होम्योपैथी जो है वो सिम्टम्स को हटा देती है लेकिन डिसीज रह जाती है। हिज बिलीव इन ए मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज, थिंकिंग डिसीज रिमेन्स हिडन इन द बॉडी इवन आफ्टर द सिम्टम्स डिसअपेयर। तो हॉफलैंड जो सर जो थे वो एक मॉडर्न मेडिसिन के जो थे डॉक्टर थे। तो उनका मानना मटेरियल कॉन्सेप्ट में था। मटेरियल कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ। तो ये सब में वो मानते थे कि इन्हीं सब में वो डिसीज़ ढूंढते थे। तो उनका मानना ये था कि डिसीज़ भले ही, मतलब सिम्टम्स भले ही हट जाते हों, लेकिन डिसीज़ फिर भी बॉडी के अंदर रह जाती है। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो है ये बॉडी के अंदर रह जाते हैं। In homeopathy, symptoms and disease are inseparable. Therefore, when the totality of symptoms is removed by correct remedy, the cure takes place.
ठीक है, तो होम्योपैथी में आप सभी को पता है कि सिम्टम्स और डिसीज़ जो है वो दोनों को हम अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते। इसी की वजह से जब भी हम किसी पेशेंट की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेते हैं, मैंने बता दिया क्या होती है, और जब उसे लेने के बाद उसे एक करेक्ट रेमेडी से रिमूव करते हैं, तब हम ये मानते हैं कि क्योर जो है वो अपने आप हो जाएगा। अब इस फ्लो चार्ट की मदद से समझो। हेल्थ, हेल्थ क्या है? हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ वाइटल फोर्स, बैलेंस स्टेट ऑफ वाइटल फोर्स। जैसे कुछ भी इनिमिकल डायनेमिकल फोर्स आया तो डायनेमिक रीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स हो गया। उस रीअरेंजमेंट की वजह से हमें क्या देखने को मिले? साइंस एंड सिम्टम्स। और उसी साइंस एंड सिम्टम्स की बाहर की प्रेजेंस की वजह से हमें क्या देखने को मिली? डिसीज हुई है। तो अब हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया, मतलब कि सिमिलर रेमेडी दी। रिमूवल ऑफ ऑल सिम्टम्स एंड साइंस along with the restoration of the normal harmonious functioning of the vital force। तो अब सारे साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो बॉडी के रिमूव हो चुके हैं, और इसी के साथ जो वाइटल फोर्स है वो नॉर्मल फंक्शनिंग करने लग गया है, और इसी को हमने क्या बोला है? हेल्थ बोला है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मटेरिया पेकेंस। मटेरिया पेकेंस, ये टर्म जो है हैनेमन सर ने 2 से 3 बार यूज़ किया है। कहाँ कहाँ पे? इंट्रोडक्शन में, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 11 के फुटनोट में भी ये बात उन्होंने यूज़ की है। तो इसका मतलब क्या होता है? मटेरिया पेकेंस जो है ये एक लेटिन टर्म है जिसका मतलब होता है नोक्शियस मैटर, हानिकारक पदार्थ, हार्मफुल मटेरियल, नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ, मॉर्बिफिक मैटर। ठीक है, वे पदार्थ जो रोग उत्पन्न कर सके, या ऑफेंडिंग सब्सटेंस, रोग पैदा करने वाले सब्सटेंसेस। इट रिप्रेजेंट द मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज कोजेशन यूज्ड इन एलोपैथिक ट्रीटमेंट। तो ये रिप्रेजेंट करता है, मटेरिया पेकेंस जो वर्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि एलोपैथिक के मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़ को। मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़ क्या होता है कि एलोपैथी में ये माना जाता है कि कोई सी भी डिसीज़ जो है वो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोवा या पैथोलॉजिकल डिस्टरबेंस की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ना कि वाइटल फोर्स के डिस्टरबेंस की वजह से। तो मटेरिया पेकेंस को अगर सिंपल टर्म में समझना चाहो तो इंजीरियस और हार्मफुल मटेरियल, नुकसान पहुंचाने वाले या वे चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न कर सके। In aphorism number 16, Hahnemann sir says, to regard those diseases that are not surgical as a peculiar distinct thing residing in a human frame is an absurdity विच हैज़ रेंटर्ड एलोपैथी सो परनीशियस। तो हैनेमन सर ने एफोरिज्म नंबर 16 में बोला है कि वह डिसीजेस जो सर्जिकल नहीं है, उन डिसीजेस को एक पिक्यूलियर डिस्टिंक्ट थिंग मानना कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, उसी चीज़ की वजह से एलोपैथी जो है इतनी ज़्यादा हार्मफुल है। हैनेमन सर का कहना था कि कोई सी भी डिसीज़ जो है वो वाइटल फोर्स के डिस्टर्बेंस की वजह से हुई है, ना कि कोई से भी बैक्टीरिया, फंगाई या प्रोटोजोआ की वजह से, क्योंकि इनके बीच तो इंसान हमेशा रहता है। हमेशा आप पता नहीं कितने सारे बैक्टीरिया के बीच में होते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बैक्टीरिया एक इंसान पे असर करता है और दूसरे पे नहीं। इसका कारण ये होता है कि वाइटल फोर्स जो है उस इंसान का वीक था, और उसे डायनेमिकली उस बैक्टीरिया ने इन्फ्लुएंस किया, ना कि दूसरे इंसान को किया। ठीक है, नहीं तो अगर सेम बैक्टीरिया की वजह से कोई सी भी डिसीज़ होनी थी तो वो हर इंसान में होनी थी जो उस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है, लेकिन उसी इंसान को होती है जिसका वाइटल फोर्स कमज़ोर होता है, जिसको आजकल हम ये बोलते हैं कि इसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, जिसकी वजह से इसको ये डिसीज़ हो गई। Henneman sir criticized these ideas and explained that the disease is not material thing but the dynamic disturbance of the vital force। हैनेमन सर ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है और एक्सप्लेन किया है कि डिसीज़ जो है वो कोई सी भी मटेरियल थिंग नहीं है, जबकि एक डायनेमिक डिस्टर्बेंस है वाइटल फोर्स के अंदर, जो सिमिलर रेमेडीज़ की वजह से ख़त्म हो जाता है और पर्सन जो है वापस हेल्थ में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मटेरिया पेकेंस। अब हम देखेंगे सिम्टोमेटोलॉजी। सिम्टोमेटोलॉजी क्या होती है? इसके अंदर हम देखेंगे कि सभी प्रकार के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और सिम्टोमेटोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। सिम्टोमेटोलॉजी का मतलब क्या है? सिम्टम्स का अध्ययन करना। सिम्टम्स की स्टडी को ही सिम्टोमेटोलॉजी बोला गया है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स कोई सी भी वो चीज़ होती है जो किसी भी पर्सन में चेंज हुई है और उसे अपने आप में फील हुई हो, और जो दूसरों के द्वारा नोटिस भी की जा सके। ठीक है, तो सिम्टोमेटोलॉजी। द वर्ड सिम्टम्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड सिम्टोमा विच मीन्स एनीथिंग दैट हैपन। सिम्टम्स वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? सिम्टोमा से डिराइव हुआ है। सिम्टोमा का मतलब क्या हुआ है? एनीथिंग दैट हैपन, कुछ भी जो हुआ। डेफिनेशन,
डेफिनेशन क्या है सिम्टम्स की? सिम्टम्स मीन्स एनी चेंज इन द हेल्थ ऑफ ए ऑर्गेनिज्म विच इज फेल्ड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, रिमार्क बाय दोज अराउंड हिम एंड ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? एफोरिज्म नंबर 6 ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में ये बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? सिम्टम्स की डेफिनेशन। सिम्टम्स क्या है? एनी चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ भी हेल्थी स्टेट में पर्सन था, हेल्थी स्टेट में चेंज हुआ जो उस पर्सन को फील हुआ, अब वो क्या हो गया है? पेशेंट। ठीक है, तो उस पेशेंट को फील हुआ, रिमार्क दाई दोस्त अराउंड हिम, जो उसके आसपास थे उन्होंने उसे देखा, और फिजिशियन ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, इनमें से कुछ भी अगर सिंगल चीज़ भी हो रही है तो भी हम उसे सिम्टम्स मानेंगे। जैसे मेरा सर दर्द हो रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये पेशेंट को अपने आप में फील हुआ। मुझे बुखार आ रहा है, इसमें कौन फील करेगा? ऑब्जर्वर। ठीक है, जो फिजिशियन है वो ऑब्जर्व करेगा, थर्मोमीटर लेके जाएगा, टेम्परेचर देखेगा और पता करेगा फीवर है या नहीं है। ठीक है, मुझे चोट लग गई, मेरा हाथ लाल हो गया। ठीक है, अब लाल हाथ हो गया ये सबको दिखेगा। अब उसमें दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है ये किसे पता लगेगा? ये केवल और केवल पेशेंट को पता लगेगा। तो इस डेफिनेशन को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। डेफिनेशन क्या है? सिम्टम्स मीन्स एनी चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ ए ऑर्गेनिज्म विच इज फेल्ड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, रिमार्क बाय दोस अराउंड हिम एंड ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन। हैनेमन व्यू। हैनेमन सर का क्या व्यू था सिम्टम्स को लेकर? सिम्टम्स आर द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल असेंस ऑफ द डिसीज दैट इज अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। तो सिम्टम्स जो है वो आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड पिक्चर है इंटरनल असेंस ऑफ डिसीज का। ठीक है, डिसीज अंदर है इस बात को साबित करने के लिए जो चीज़ें बाहर दिखाई देती है वो क्या है? सिम्टम्स। ठीक है, अब कोई रूम के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, और लाइट चालू है, तो अपन समझ सकते हैं कि हाँ लाइट चालू है तो हो सकता है कि रूम के अंदर कोई हो। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें बाहर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि अंदर डिसीज़ है। ठीक है, और वही वाइटल फोर्स को डीअरेंज कर रही है। द वाइटल फोर्स डीअरेंजमेंट इज एक्सप्रेस्ड ऑन द मटेरियल बॉडी बाय मोर्बिड साइंस एंड सिम्टम्स, दिस कलेक्टिव एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए डिसीज। ठीक है, तो वाइटल फोर्स के डीअरेंजमेंट को जो चीज़ एक्सप्रेस करती है मटेरियल बॉडी के ऊपर उसे हम बोलते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, अगर हमें किसी भी मटेरियल बॉडी के ऊपर ये पता करना हो कि वाइटल फोर्स जो है वो डीअरेंज है तो वो हम कैसे पता कर लगेंगे? जब हम एविडेंस ढूंढेंगे, और वो एविडेंस हमारे पास है साइंस एंड सिम्टम्स। दिस कलेक्टिव एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिसीज। और इन्हीं साइंस एंड सिम्टम्स को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसीज। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सिम्टम्स, एक फिजिशियन के लिए सिम्टम्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं? सिम्टम्स प्रेजेंटेड टू द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिसीज बिफोर द फिजिशियन। अब जब आपने सभी सिम्टम्स को देखा तभी जाके आप समझ पाएंगे कि इस पेशेंट को कौन सी डिसीज़ है। ठीक है, तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे इंडिकेट द डीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स एंड सजेस्ट द लोकेशन ऑफ द डिसीज़ इन द बॉडी। वो यह इंडिकेट करते हैं कि डिसीज़ जो है वो हो चुकी है। ठीक है, वाइटल फोर्स का डीअरेंजमेंट हो चुका है। अब कोई पर्टिकुलर जगह पे हुआ है तो वो लोकेशन भी हम पता कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार बोल रहा था कि सर दर्द हो रहा है तो सर में है, बुखार आ रही है तो पूरी बॉडी में है, पैर दर्द हो रहा है तो पैर में है। ठीक है, अब ये साइंस एंड सिम्टम्स की वजह से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से लोकेशन में जो है पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सिम्टम्स आर द ओनली बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। सिम्टम्स होम्योपैथी के अंदर केवल और केवल सिम्टम्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बेसिस पे हम होम्योपैथिक रेमेडी सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास सिम्टम्स नहीं है तो हम रेमेडी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। दे हेल्प डिटरमाइन वेदर द डिसीज इज क्योरेबल और इनक्योरेबल। सिम्टम्स देख के ही हम ये चीज़ बताते हैं कि डिसीज़ जो है वो क्योर कर सकते हैं या इनक्योरेबल है होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट में। दे इंडिकेट द फ्यूचर कोर्स, प्रोग्नोसिस एंड टर्मिनेशन ऑफ द डिसीज़। अगर कोई से सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हैं तो हम उन सिम्टम्स को देख के ये पहचान सकते हैं कि ये डिसीज़ अभी कौन से फेज़ में है, इसको आगे जाके क्या प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और ये डिसीज़ ख़त्म कब होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स के क्या क्या टाइप है? तो सिम्टम्स के 12-14 टाइप हैं। ठीक है, 16 टाइप हैं, बहुत और भी होंगे। और इसके अलावा 16 टाइप्स हैं, तो इन 16 टाइप्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम समझेंगे। कंप्लीट सिम्टम, सब्जेक्टिव सिम्टम्स, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, जनरल सिम्टम, पर्टिकुलर सिम्टम, कॉमन सिम्टम्स, अनकॉमन सिम्टम्स। ठीक है, एसेसरी सिम्टम्स,
concomitant symptoms, keynote symptoms, guiding symptoms, pathogenic symptoms, pathognomic symptoms, characteristic symptoms, साइजिन सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो इतने सारे टाइप के सिम्टम्स हैं। तो अब हम एक एक करके सिम्टम्स को समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक सवाल या दो सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं, एक 5 नंबर में और एक 10 नंबर में। ठीक है, कंप्लीट सिम्टम्स इज ऑल्सो क्लोल्ड ए ग्रांड सिम्टम्स। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव का हो गया। अगर कोई पूछता है कि कंप्लीट सिम्टम्स को और क्या बोलते हैं या ग्रांड सिम्टम्स किसे बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसे बोलते हैं, कंप्लीट सिम्टम्स को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीट सिम्टम्स। कंप्लीट सिम्टम्स को हम ग्रैंड सिम्टम्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है। अगर आपसे ग्रैंड सिम्टम्स पूछ ले कि ग्रैंड सिम्टम्स किसे बोलते हैं, तो आपको कंप्लीट सिम्टम्स याद होना चाहिए। और कंप्लीट सिम्टम्स का और क्या नाम है, तो आपको ग्रैंड सिम्टम्स याद होना चाहिए। ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब बड़ा। ठीक है, अब इसमें अब बड़ा क्या है वो आपको खुद को समझना है। चलो, खुद को क्या समझना है मैं समझाऊंगा, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बॉनिंग हसन, the totality of symptoms is not only the sum total of all the symptoms but it itself one grand symptoms of for the patient। अब जो है बॉनिंग हसन सर थे जिन्होंने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का कॉन्सेप्ट दिया, उनके अनुसार टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है वो केवल और केवल सम टोटल ऑफ ऑल द सिम्टम्स नहीं है, बल्कि इटसेल्फ एक ग्रांड सिम्टम्स है। उसे हम ग्रैंड सिम्टम्स बोल सकते हैं। फॉर मेकिंग ए सिम्टम अस ए ग्रैंड सिम्टम्स और टोटलिटी फोर फैक्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट। अब ग्रैंड मतलब होता है बड़ा। अब बड़े के लिए 4 पिलर चाहिए होते हो, तो उसको खड़ा करने के लिए क्या चाहिए, 4 पिलर। तो 4 पिलर हमें ग्रैंड सिम्टम्स के लिए चाहिए। अब वो 4 पिलर क्या क्या है, ठीक है, तो वो है लोकेशन, कहाँ पे हो रहा है, सेंसेशन, कैसा लग रहा है, मोडलिटी, कब कम हो रहा है कब ज़्यादा हो रहा है, और कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स विच आर क्लियरली डिफाइंड बाय द एलिमेंट ऑफ। ठीक है, 4 पिलर कौन कौन से, लोकेशन, सेंसेशन, मोडलिटी, कॉन्कॉमिटेंट, LSMC। ठीक है, आर कोल्ड कंप्लीट सिम्टम्स। उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट सिम्टम बोलते हैं। एलिमेंट ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स, लोकेशन। ठीक है, अब मैंने इसमें बोला कि मेरा सर दर्द हो रहा है और मेरे सर में ऐसा लग रहा है कि कोई खील चुभ हो रहा है। ठीक है, तो सर दर्द, इसमें लोकेशन क्या हो गया, सर। लोकेशन द बॉडी पार्ट और फंक्शन वेयर द सिम्टम इज अपेयर। ठीक है, सेंसेशन कैसा लग रहा है, कोई खील ठोक रहा है। टाइप ऑफ फीलिंग द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग, एग्जाम्पल बर्निंग, एकिंग, थ्रोम्बिंग। मॉडलिटी कब कम हो रहा है कब ज़्यादा हो रहा है, कि मैं सोने से मेरा सर दर्द बंद हो जाता है और मैं जब भी तेज़ लाइट की तरफ देखता हूँ तब मेरा सर दर्द तेज होता है। तो जब रिड्यूस होता है, सोने से रिड्यूस होता है तो एम्लोरेशन, और लाइट की तरफ देखने से बढ़ता है तो एग्रावेशन। मॉडलिटी में 2 फैक्टर आते हैं, एक एम्लोरेशन एक एग्रावेशन। द कंडीशन इन विच द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम इज आइदर रिड्यूस और इंक्रीज। ठीक है, एम्लोरेटेड और एग्रावेटेड। कॉन्कोमिटेंट, कॉन्कोमिटेंट क्या होता है, एसोसिएटेड सिम्टम्स, सर दर्द के साथ उल्टी का आना। ठीक है, या उल्टी जैसा लगना। तो ये उल्टी जैसा लगना क्या है, एसोसिएटेड सिम्टम्स। सिम्टम्स दैट अपेयर्स अलोंग विद द मेन सिम्टम्स बट हैव नो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रिलेशन टू इट। ठीक है, पासिंग ऑफ यूरिन विथ ए कफ। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, पेन इन हिप वाइल कफिंग। ठीक है, लोकेशन क्या है, हिप। सेंसेशन क्या है, पेन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, मॉडलिटीज क्या है, ड्यूरिंग कफिंग। और कॉन्कोमिटेंट क्या है, कफ आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स। सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होता है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स आर सिम्टम्स विच आर फेल्ट बाय द पेशेंट हिमसेल्फ हैंस कैन ओनली बी नरेटेड बाय हिम्स। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट, जो पेशेंट खुद बता रहा है। ठीक है, जो सब्जेक्ट खुद बता रहा है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम्स। ठीक है, और वो केवल और केवल उसी को फील होते हैं, तो वही बता सकता है कि उसे कैसा लग रहा है। इसको हम फीलिंग भी बोल सकते हैं। अब मैंने बोला कि खील चुभने जैसा, थ्रोम्बिंग टाइप का, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है। दर्द किसी को दिखता नहीं है, वो पेशेंट ही बता सकता है कि मेरे को दर्द हो रहा है। तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स है जो सब्जेक्ट खुद बताता है, मतलब पर्सन खुद बताता है। सब्जेक्टिव सिम्टम्स symptoms felt by the patient himself. Example, different type of sensation, desire, aversion, dreams and modalities। ये सारी चीज़ें क्या है, जो पेशेंट खुद बताता है, कोई डॉक्टर या कोई उसके साथ वाला नहीं बता सकता है। इम्पोर्टेंस, अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है होम्योपैथी के अंदर, दे इंडिकेट द अर्लीस्ट डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ।
ठीक है, ये हमें सबसे पहला इशारा देते हैं कि हेल्थ जो है वो अब हेल्थी स्टेट जो है वो बीमार होने वाला है पेशेंट। ठीक है, कुल मिला के जो सबसे पहला सिम्टम्स जो आता है वो कौन से आते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम्स। जैसे मेरे को बार बार लगना कि उल्टी जैसा हो रहा है, तो ये बार बार लग जो रहा है यही क्या है, यही मुझे सबसे पहला इंडिकेशन आ रहा है कि मैं अंदर से बीमार हूँ। ठीक है, दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ए केस, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फीलिंग अलग अलग है। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होना है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करना। तो ये अब हम इन्हीं चीज़ों पे अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान खुद की बताएगा, दूसरे की नहीं बताएगा। सब्जेक्टिव सिम्टम्स आर कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द इंटरनल स्टेट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये अंदर की स्टेट को दर्शाते हैं पेशेंट की, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है होम्योपैथी के अंदर। ठीक है, दिस सिम्टम्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन ऑफ ए इंडिविजुअल। तो ये जो है ये हमें मेंटल और इमोशनल कंडीशन किसी भी इंसान की समझने में मदद करते हैं। कौन, सब्जेक्टिव सिम्टम्स। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, वो सिम्टम्स जो कोई भी देख के समझ सकता है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स और साइन, तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव सिम्टम को साइन भी बोलते हैं। अगर कोई साइन पूछे तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम बताना है। Definition: Objective symptoms, also called sign, are those symptoms which may be observed by anybody, the person surrounding the patient, the physician and even the patient himself। तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स वह साइन होते हैं या वह सिम्टम्स जो किसी के भी द्वारा ऑब्जर्व किए जा सके, या कोई पर्सन उसके आसपास हो उसके द्वारा ऑब्जर्व किए जा सके, डॉक्टर के द्वारा ऑब्जर्व किए जा सके, या पेशेंट खुद अपने आप में ऑब्जर्व कर सके। इन सिंपल वर्ड, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स इज इक्वल्स टू साइन इज इक्वल्स टू सिम्टम्स ऑब्जर्व बाय एनी बडी और इज इक्वल्स टू ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स। इनको हम और क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स को साइन भी बोलते हैं, सिम्टम्स ऑब्जर्व बाय एनी बॉडी, और इसके बाद ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स। एग्जाम्पल: स्वेलिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी पार्ट, बॉडी पार्ट में स्वेलिंग आ जाना, सूजन आ जाना। रेड कलरेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, जहाँ पे भी लगी है वहाँ पे रेड कलर हो जाना। ठीक है, तो ये भी हर कोई देख सकता है। सिग्निफिकेंस, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, दिस सिम्टम्स डेवलप लेटर। ठीक है, ये सिम्टम जो है ये बाद में डेवलप होते हैं। दिस सिम्टम्स ऑल्सो इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ द डिसीज। ठीक है, पहले डिसीज़ हो चुकी है उसके रिजल्ट के रूप में हमें ये देखने को मिलती है। जैसे पहले किडनी डिसीज़ हो चुकी है उसकी वजह से हमें जनरलाइज एडिमा देखने को मिल रहा है, कहीं पे लग चुकी है उसकी वजह से हमें वहाँ पे रेडनेस देखने को मिल रही है। ठीक है, किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है इसकी वजह से पूरी बॉडी पे रेशेस हो जगह है, तो ये रिजल्ट को दर्शाता है। इंपॉर्टेंस: दिस सिम्टम्स हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़, किसी भी डिसीज़ के डायग्नोसिस में ये सिम्टम्स हेल्प करते हैं। दे आर लेस यूजफुल फॉर द सिलेक्टिंग होम्योपैथिक रेमेडी, होम्योपैथिक मेडिसिन को सिलेक्ट करने में ये कोई ज़्यादा यूजफुल नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट इन रेमेडी सिलेक्शन इज लिमिटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंट, इंसेन, एनिमल्स एंड द पैलिएटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है रेमेडी सिलेक्शन में, ये छोटे बच्चों में, इंसेन जो लोग पागल होते हैं, और एनिमल्स जानवर जो अपनी चीज़ों को, जो अपने सिम्टम्स को बता नहीं सकते, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये सिम्टम्स यूज़ किए जाते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जनरल सिम्टम्स। अब जनरल सिम्टम्स में कंफ्यूज नहीं होना है। जनरल सिम्टम्स की दो तरीके से डिफिनेशन दी गई है, एक केंट सर ने दी है, एक हेनेमन सर ने दी है। हम केंट सर वाली यूज़ करते हैं। तो जनरल सिम्टम्स आर दो सिम्टम्स इन विच द पेशेंट डिस्क्राइब्स अबाउट द हिमसेल्फ यूजिंग द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो जनरल सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जिनमें पेशेंट अपने आप को यूज़ करता है, अपने आप को दर्शाता है, और क्या यूज़ करता है, फर्स्ट पर्सन यूज़ करता है। जैसे आई एम वीक, आई एम थ्रस्टी। ठीक है, मैं जो भी हूँ मैं हूँ। दे रिफ्लेक्ट, दे रिफर टू द पेशेंट एज ए वोल, नॉट टू एनी सिंगल ऑर्गन। ठीक है, ये सिम्टम्स जो है ये पेशेंट को पूरी तरीके से रिफ़र किए जाते हैं, मतलब कि पूरे पेशेंट पे अप्लाई होंगे, ना कि कोई सिंगल ऑर्गन पे। मेरा हाथ दर्द कर रहा है ऐसे नहीं, पेशेंट ये बोलता है कि मेरा पूरा बदन दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं यूज़ करता है वो। ठीक है, जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं, जनरल सिम्टम्स, सिम्टम्स रिलेटेड टू द वोल पर्सन और ग्रुप ऑफ सिमिलर पर्टिकुलर सिम्टम्स। द मीनिंग ऑफ जनरल सिम्टम्स डिफर बिटवीन हैनेमन एंड केंट। हैनेमन सर के जनरल सिम्टम्स क्या है, यूज द टर्म जनरल सिम्टम्स फॉर कॉमन वेगस सिम्टम्स लाइक नोजिया, वीकनेस,
हेडेक। ठीक है, तो हैनमन सर ने जो जनरल सिम्टम्स है उसका यूज़ कहीं के लिए किया था, कॉमन सिम्टम्स के लिए जो हर डिसीज़ में देखने को मिलते हैं, जैसे नोजिया, वीकनेस, हेडेक। और केंट सर ने जो इसका यूज़ किया है, केंट सर यूज द टर्म फॉर सिम्टम्स रिलेटेड टू द पर्सन, वोल पर्सन। ठीक है, जो पूरे पर्सन को दर्शाता है। इन मॉडर्न होम्योपैथी केंट्स कॉन्सेप्ट इज फॉलोड। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हैनमन जनरल सिम्टम्स इज इक्वल्स टू केंट कॉमन सिम्टम्स, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, इससे जो सिम्टमेटोलॉजी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे कम से कम 20 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, और अगर किसी को ये नोट्स खरीदना हो, ठीक है, परचेस करना हो, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने कोई ज़्यादा प्राइस नहीं रखी है, मैंने 100 रुपीज़ प्राइस रखी है। टाइप ऑफ जनरल सिम्टम्स, अब जनरल सिम्टम्स के क्या क्या टाइप हैं। मेंटल जनरल सिम्टम्स, मेंटल जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं। ऑल मेंटल सिम्टम्स आर जनरल बिकॉज दे रिप्रेजेंट द वोल पर्सन। ठीक है, सभी मेंटल सिम्टम्स जो हैं वो जनरल सिम्टम्स है, क्योंकि वो पूरी तरीके से पेशेंट को दर्शाते हैं। फिजिकल जनरल सिम्टम्स, फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं। दिस आर रिलेटेड टू द बॉडी एज ए होल, जो पूरी बॉडी से रिलेटेड है। जैसे जनरल मॉडलिटीज, फैक्टर्स दैट वर्जन और रिलीव द पेशेंट सफरिंग। ठीक है, वो चीज़ें जो एग्रावेशन और एम्लोरेशन जो हम अभी आगे पढ़ के आए हैं, हंगर, एपिटाइट, थ्रस्ट, ये भी पूरी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। क्रेविंग, एवर्जन एंड फूड टॉलरेंस, स्लीप एंड ड्रीम्स, ये सब पूरी बॉडी पे अप्लाई होता है। ठीक है, कोई एक चीज़ वाली बात नहीं है। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है होम्योपैथी के अंदर। इट हैज़ गॉट द सुप्रीम और ओवरराइडिंग वैल्यू, मतलब इनको हमने ज़्यादा ही वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा ही भाव दे रखा है। डॉक्टर केंट सेज द जनरल ऑलवेज रूल आउट नॉन एग्रीइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, जिन पर्टिकुलर्स को हम एग्री नहीं कर सकते उन सब पे जनरल सिम्टम्स जो है वो हमेशा रूल करते हैं। दे हेल्प इन फॉर्मिंग ए टोटलिटी एंड ऑल्सो हेल्प इन द इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं, टोटलिटी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इफ़ दिस आर स्ट्रेंज, रेयर एंड पिक्यूलियर, दे हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम। अगर ये स्ट्रेंज है, मतलब अलग है, रेयर है, पिक्यूलियर है, तो ये सिमिलिमम सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कॉमन सिम्टम्स, अब कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। वो सिम्टम्स जो बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारे पेशेंट में और हर मेडिसिन की प्रूविंग में देखने को मिलते हैं, उनको कॉमन सिम्टम्स बोलते हैं। कॉमन मतलब सामान्य। कॉमन सिम्टम्स इज दैट सिम्टम्स विच आर फाउंड इन मेनी पेशेंट इन मेनी डिसीजेस एंड इज प्रोड्यूस इन प्रूविंग ऑफ मेनी मेडिसिन। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डिसीज में देखने को मिलते हैं, और हर किसी मेडिसिन की प्रूविंग में हमें देखने को मिलते हैं। कॉमन सिम्टम्स ए सिम्टम्स प्रेजेंटेड इन मेनी पेशेंट, मेनी डिसीज एंड मेनी मेडिसिन। एग्जाम्पल, कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिसीज, डिसीज के कॉमन सिम्टम्स क्या है। रेश इन मिसल्स, सभी पेशेंट में देखने को मिलेंगे। डिगिंग सेंसेशन इन द प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस, प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस में ऐसा लगता है कि किसी ने डिग कर दिया हो, गड्ढा खोद दिया हो। स्टीचिंग, चेस्ट पेन विथ रशी स्पूटम इन निमोनिया, सब में देखने को मिलेगा। राइसी वाटर स्टूल विथ वॉमिटिंग इन कोलेरा, ये भी सब में देखने को मिलेगा। हर कोलेरा के पेशेंट में ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दिस सिम्टम्स आर कॉमनली सीन इन स्पेसिफिक डिसीज एंड हेल्प इन डायग्नोसिस, ये केवल और केवल डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। कौन, कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिसीज। अब इसके बाद आता है कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या क्या आ जाते हैं। डायरिया, फीवर, लॉस ऑफ एपिटाइट, हेडेक, स्वेटिंग, कफिंग, फ्लेचुलेंस, स्वेलिंग, ये सब क्या है, कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन है। इंपॉर्टेंस की बात करें, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, किसी भी डिसीज के डायग्नोसिस के लिए ये सिम्टम्स जो है इंपॉर्टेंट है। दे हैव लीस्ट वैल्यू इन द सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी, होम्योपैथिक रेमेडी के सिलेक्शन में इनको सबसे कम वैल्यू दी गई है। समटाइम्स दे हेल्प इन पैलिएटिव ट्रीटमेंट, असेसिंग क्यूरेबिलिटी एंड एडवाइसिंग डाइस एंड सपोर्टिव केयर। ठीक है, तो ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट, क्योरेबल, ये जो केस है वो क्योरेबल है या नहीं है, इसको क्या डाइट देना है, सपोर्टिव केयर क्या देना है, इन सब के लिए ये सिम्टम्स जरूरी होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एलोपैथ्स अस दे देयर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो ये एलोपैथी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलोपैथ जो है वो कहीं पे डायग्नोसिस पे ट्रीटमेंट देते हैं, इसीलिए। ठीक है, वो डिसीज के नाम पे ट्रीटमेंट देते हैं, पर्सन के ऊपर नहीं देते हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स constitute the true and only conceivable portrait of the disease and help in individualizing the patient as well as the remedy। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है केवल और केवल वही एक सोल गाइड है जिससे हम मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं, पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। दस इट कॉन्स्टिट्यूट नॉट ओनली द सोल गाइड टू द चॉइस ऑफ द क्यूरेटिव रेमेडी बट ऑल्सो
टू बी रिमूव्ड इन द अफेक्टिंग द क्योर। ठीक है, ये हमें केवल ये नहीं बताता कि हमें रेमेडी कौन सी देना है पेशेंट को, कैसे रेमेडी सिलेक्ट करना है, बल्कि ये भी बताता है कि पेशेंट के अंदर से हमें रिमूव क्या करना है। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है, वो बोलता है कि मुझे सर दर्द है। ठीक है, तो आपको केवल सर दर्द सुन के मेडिसिन नहीं देना है, आप उससे क्या क्या सवाल पूछेंगे कि सर दर्द कहाँ है, सर दर्द कैसा है, कहाँ तक जाता है, कैसे बढ़ता है, किसके साथ में है, और कोई भी ऐसा सिम्टम्स जो आपको आता हो। ठीक है, तो उन सबको मिला के क्या बनती है, टोटलिटी बनती है, और उसी टोटलिटी को देख के फिर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और उस मेडिसिन में हमें जब हम ये टोटलिटी बना लेते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमें पेशेंट के अंदर से ये सारे सिम्टम्स को रिमूव करना है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, क्योर बोल देंगे। अकॉर्डिंग टू हैनेमन सर, हैनेमन सर के अकॉर्डिंग क्या था, आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ डिसीज। ठीक है, जो भी बाहर जो डिसीज होती है वो सिम्टम्स के रूप में हमें बाहर दिखती है। ठीक है, according to Hahnemann, symptoms appear on the body of a person and indicates the internal rearrangement of the vital force। ठीक है, जो भी सिम्टम्स एक बॉडी के ऊपर आते हैं, एक पर्सन के ऊपर आते हैं, वो हमें ये दिखाते हैं कि जो इंटरनल रीअरेंजमेंट है वाइटल फोर्स का, और उसे डिसीज़ है। जब हम ये सिम्टम्स रिमूव कर देते हैं तो हम ये मानते हैं कि वाइटल फोर्स जो है वो वापस से बैलेंस स्टेट में आ गया है। बाय टेकिंग दिस सिम्टम्स टुगेदर द पेशेंट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। ठीक है, जब हम इन सारे सिम्टम्स को एक साथ ले लेते हैं तब हम मानते हैं कि पेशेंट को हमने इंडिविजुअलाइज कर दिया है, मतलब पेशेंट को हमने एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से अलग कर दिया है। अब हम देखेंगे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की डेफिनेशन। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है वो केवल और केवल सम टोटल ऑफ सिम्टम्स नहीं है, ये हमें ये बताता है कि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से कैसे अलग है। टोटलिटी इज नॉट मेयर total of symptoms but a logical combination of the symptoms which characterize the person as well as individualize the problem। ठीक है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बस ये नहीं है कि आपने सारे सिम्टम्स पेशेंट के जो थे उनको टोटल कर दिया, ठीक है, लाइन से जोड़ दिया कि हाँ इसके 5 सिम्टम है, 10 सिम्टम्स है। ऐसा नहीं होता है, वो एक लॉजिकल कॉम्बिनेशन रहता है जिससे हम एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से अलग करते हैं और हम प्रॉब्लम्स को मतलब डिसीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। दस ऑल द सिम्टम्स विच आर क्लासिफाइज एंड इवेलुएटेड डू नॉट फॉर्म द वर्किंग टोटलिटी। इसीलिए जब हम एक पेशेंट की केस टेकिंग करते हैं और उसके सारे सिम्टम्स को नोट डाउन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बना ली, हम उनको लॉजिकली कंबाइन करेंगे, मतलब कि मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट। ठीक है, और मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन से, मोर इम्पोर्टेंट सिम्टम्स कौन से होते हैं, हमारे मेंटल सिम्टम्स होते हैं, तो मेंटल सिम्टम्स से हम चालू करते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की क्या इंपॉर्टेंस है। टोटलिटी डज नॉट मीन्स द रैंडम कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। टोटलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई सा भी सिम्टम्स कहीं से भी उठा के और कलेक्ट कर लिए सारे सिम्टम्स को तो आपने बोल दिया कि टोटलिटी बन गई। इट मीन्स ए वेल ऑर्गेनाइज एंड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द सिम्टम्स दैट फॉर्म ए कंप्लीट एंड क्लियर पिक्चर ऑफ द केस। इसका मतलब होता है कि आपने सिम्टम्स इस तरीके से लिए हैं कि आपको पेशेंट का केस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, उसमें आपको पता है कि मेरे को कौन कौन से सिम्टम्स को रिमूव करना है, कैसे रिमूव करना है, और मुझे कौन सी मेडिसिन पहले चलाना है और इसके बाद फॉलोअप में कौन सी मेडिसिन चलेगी। जस्ट लाइक ए मशीन इज नॉट मोर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट, टोटलिटी इज मोर देन जस्ट एडिंग सिम्टम्स। It individualizes the relationship between the symptoms which gives the case its unique आइडेंटिटी। ठीक है, तो जैसे एक मशीन होती है, मशीन में अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे गेयर्स हो गए, ठीक है, लुब्रिकेंट ऑयल हो गए, तो इन सबको साथ में कंबाइन करने से ही एक मशीन बनती है, और वो भी ऐसे ही आड़े तिरछे कहीं पे भी अपन कंबाइन नहीं कर सकते, जो पार्ट जिससे जुड़ता है उसी से कंबाइन करके हम मशीन बनाते हैं। ऐसे ही टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई सा भी सिम्टम्स कहीं पे भी ले लिया हो, उसको जब आप सही तरीके से कंबाइन करेंगे कि कौन सा सिम्टम पहले आया था, कौन सा सिम्टम बाद में आया है, क्योंकि आपको पता है कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में जो है, जो सिम्टम्स मोर इंपॉर्टेंट होते हैं वो पहले जाते हैं, लेस इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन मोर इंपॉर्टेंट होते हैं वो पहले बचते हैं, लेस इंपॉर्टेंट बाद में बचते हैं। और सिम्टम्स का जो रिवर्स ऑर्डर में जाना होता है, जो सिम्टम्स पेशेंट को सबसे बाद में आए होते हैं वो सबसे पहले जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ता है कि कौन सा सिम्टम्स कब आया। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स तो आप अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आप केस टेकिंग करेंगे, और केस टेकिंग आपके इसमें सेकंड ईयर में है, तो अभी बस जस्ट ऐसे ऊपर ऊपर से समझ लो। सिमिलरली जस्ट लाइक ए पार्ट,
Similarly, like parts of a machine are arranged in a proper order, symptoms must also be arranged logically and understand the individuality of patient. तो वही है कि जैसे हम मशीन के पार्ट को प्रॉपरली अरेंज करते हैं, वैसे ही हमें सभी सिम्टम्स को लॉजिकली और समझ के उनको अंडरस्टैंड करके अरेंज करना है, और उसके बाद हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर पाएंगे। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि हम इसको पिक्चर से एक्सप्लेन करते हैं कि हम कैसे पिक्चर बनाते हैं। ये टोटलिटी कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड टू ए पिक्चर वेयर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हार्म A totality can be compared to a picture where different elements combined harmoniously to express एक कंप्लीट आइडिया। जैसे हम टोटलिटी को हम एक पिक्चर से भी कंपेयर कर सकते हैं। पिक्चर मतलब कि उसमें एक घर होगा, एक इंसान होगा, एक पेड़ होगा। तो उसको ऐसा नहीं है ना कि हम कहीं पे भी लगा देंगे, उसको हम जब सही जगह पे लगाएंगे तभी जाके वो पिक्चर पिक्चर की तरह लगेगी। इसी प्रकार से टोटलिटी है। दस टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इज ए मेंटल प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑल द सिम्टम्स इन ए मीनिंगफुल वे टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द डिसीज। इसीलिए हम बोलते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स होए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स केवल सम टोटल ऑफ सिम्टम्स नहीं है, वो एक लॉजिकली कॉम्बिनेशन है जिसमें दिमाग का यूज़ होता है, और उससे हम समझ सकते हैं कि हमें ट्रू नेचर ऑफ डिसीज़ क्या है, हमें पेशेंट के अंदर से क्या क्या रिमूव करना है, हम कब बोल देंगे कि पेशेंट जो है क्योर हो गया है। एट्रीब्यूट्स, अब इसके क्या क्या पार्ट हैं। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में हर एक सिम्टम्स जो है कंप्लीट सिम्टम्स होना चाहिए। कंप्लीट सिम्टम्स हम अभी देख के आए, लोकेशन, सेंसेशन, मोडलिटी, कॉन्कोमिटेंट्स। सिम्टम्स शुड बी अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है कि कौन से सिम्टम्स पहले आए थे, कौन से सिम्टम्स बाद में आए। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स शुड बी सेपरेटेड। सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स जो है वो हमें अलग अलग करके लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती जितनी ज़्यादा होम्योपैथी में सब्जेक्टिव सिम्टम्स की होती है। एनी चेंजेस ओकरिंग इन द सिम्टम्स शुड बी नोटेड। अगर कोई भी चेंज आ रहा है सिम्टम्स के अंदर तो वो हमें नोट डाउन करना है। इन्वायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स को भी नोट डाउन करना है अगर वो डिसीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। द पेशेंट पास्ट एंड फैमिली हिस्ट्री भी हमें नोट करना है। सिग्निफिकेंस, क्या रोल है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का। ठीक है, गाइड टू ए रेमेडी सिलेक्शन। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है वही ओनली एक रिलायबल गाइड है होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करने का। वही हमें ये बताता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की इंटरनल वाइटल फोर्स जो है वो डीअरेंज हो चुका है और डिसीज़ हो चुकी है, तभी सिम्टम्स आए हैं। अब जब हम इन सिम्टम्स की टोटलिटी ले लेंगे, अच्छे से उनको समझ लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें पेशेंट के अंदर से क्या रिमूव करना है, और हम कब बोल देंगे कि पेशेंट जो है वो क्योर हो गया। अकॉर्डिंग टू हैनेमन ओनली सिम्टम्स कैन गाइड अस टू चूजिंग ए रेमेडी, देयरफॉर द लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर कैन बी अप्लाइड प्रॉपरली। जब हम ये समझ लेंगे कि हमें कौन सी डिसीज़ को क्योर करना है, क्या क्या सिम्टम्स है, पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर लेंगे, तभी जाके हम एक सिमिलर रेमेडी को चूज़ कर पाएंगे। बेसिस ऑफ क्योर, क्योर का क्या बेसिस है। क्योर इज अचीव्ड बाय रिमूविंग द टोटलिटी। जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को रिमूव कर देंगे तो हम क्या बोल देंगे कि क्योर हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे एलोपैथी, आइसोपैथी, एंटीपैथी, और होम्योपैथी तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो एंटीपैथी, एनेंशियोपैथी भी इसको बोलते हैं, और पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसा पेशेंट को हो रहा है उसको एकदम उल्टा कर देना। अगर किसी का हाथ जल गया है तो उसको पानी में डाल देना। ठीक है, और अगर किसी को जो है डायरिया हो रहा है तो उसे परगेटिव्स दे देना। तो ये सब काहे में आता है, ये आता है अपनी एंटीपैथी में। एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा। पैथोस का मतलब क्या होता है, सफरिंग। ये आप सभी को पता है, तो अपोजिट सफरिंग। ठीक है, कॉन्टेरिया, कॉन्टेरियस, कॉन्ट्योर, ये इसका एक्सोम है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, वैसे ही एंटीपैथी का क्या है, कॉन्टेरिया, कॉन्टेरियस, कॉन्ट्योर, अपोजिट क्योर्स अपोजिट। इसके फाउंडर कौन थे, हमेशा याद रखना, सी गेले। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। डेफिनेशन क्या है, एंटीपैथी इज ए मोड ऑफ ट्रीटमेंट विच यूज मेडिसिन दैट प्रोड्यूसेस एन एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज फ्रॉम विच the patient suffer. It aims to remove the disease by opposite medicinal effect. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें अपोजिट मेडिसिन यूज़ करती है जो उसको क्योर करती है। जैसे किसी का हाथ जल गया तो उसको ठंडे पानी में डाल देना। ठीक है, तो इसमें जैसे पेशेंट को सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, जिस डिसीज़ के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे उसकी एकदम हम अपोजिट मेडिसिन दे देंगे, जिससे हम क्या मानते हैं कि पेशेंट जो है वो क्योर हो जाएगा अपोजिट मेडिसिन से।
Hahnemann defined it as a method which employs remedies that immediately suppress and hide the morbid symptoms by opposing for a short time। तो हैनेमन सर ये मानते थे कि ये एक ऐसा मेथड है मेडिसिन को देने का जिससे जो सिम्टम्स रहते हैं वो इमिडिएटली सप्रेस हो जाते हैं, मतलब दब जाते हैं, या तो फिर जो मॉर्बिड सिम्टम्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, मतलब छुप जाते हैं। तो ये, और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जितनी देर आप अगर आपका हाथ जला है और ठंडे पानी में हाथ डाल के रखोगे तो उतनी ही देर आपको आराम फील होगा, उसके बाद फिर वापस से कैसा लगने लगेगा, गर्म लगने लगेगा, और हो सकता है कि छाले भी पड़ जाए। एग्जाम्पल क्या है? परगेटिव्स फॉर कॉन्स्टिपेशन, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, ठीक है, कब्ज हो रहा था तो उसको परगेटिव्स दे दिया। कोल्ड वाटर फॉर बर्निंग, किसी का हाथ जल गया था तो उसको ठंडे पानी में डाल दिया। वार्म बाथ फॉर चिलीनेस, किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो उसको क्या बोल दिया, गर्म पानी से नहा लो। मेरिट्स, क्विकली गेन्स पेशेंट कॉन्फिडेंस बाय टेम्परेरी रिलीफ, ठीक है, पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है, इसलिए पेशेंट का कॉन्फिडेंस आप जीत सकते हैं। इफेक्टिव व्हेन सिम्टम्स आर एब्सेंट और डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, ठीक है, उन केसेस में ये पैथी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिसमें आप सिम्टम्स या तो पेशेंट से ले नहीं सकते, या तो फिर सिम्टम्स है ही नहीं। यूज़फुल इन इमरजेंसीज वेयर देयर इज़ नो टाइम फॉर डायनेमिक ट्रीटमेंट, ठीक है, ऐसी इमरजेंसीज जहाँ पे डायनेमिक मेडिसिन देने का टाइम ही नहीं है, वहाँ पे एंटीपैथी यूज़फुल है। डीमेरिट्स क्या है? इट इज़ ए फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फोकसिंग ओनली ऑन द सिम्टम्स, ओनली वन सिम्टम्स, टोटलिटी इज इग्नोर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सिम्टम्स सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रहा होता है उसी सिम्टम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है और टोटलिटी को इग्नोर किया जाता है। जैसे सर दर्द हो रहा है तो आपको उसी पे ध्यान दिया जाएगा, बस मेनली इसका सर दर्द हो रहा है, नोजिया वो हो रहा है या वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है या आपको और कुछ हो रहा है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। या तो फिर हमने बात की कि उस अगर पेशेंट का हाथ जल गया है तो उस टाइम केवल और केवल जलन कम करने पे ध्यान दिया जाता है, ना कि उसको ट्रीटमेंट करने पर। आफ्टर टेम्परेरी रिलीफ रिलैप्सेस एंड एग्रावेटेड ऑलवेज ओकर, ठीक है। तो होता क्या है कि टेम्परेरी तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है लेकिन कुछ देर बाद एग्रावेशन हमेशा हमेशा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, कम से कम दो एग्जाम्पल आपको लिख के आना है। इफ़ ओपियम इज गिवन टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया द पेशेंट फील्स रिलीफ इनिशियली बट लेटर द कंप्लेंट्स इंक्रीज, ठीक है। तो ओपियम देने से क्या होता है कि पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो उसे हम ओपियम देंगे, इससे पेशेंट को इनिशियली रिलीफ मिलेगा लेकिन बाद में उसकी कंप्लेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। If any part of the body is burned, putting it in the water gives relief, but if the burned part is removed from the water, the burning sensation increases, ठीक है। वही है कि किसी का हाथ जल गया है तो उसको आपने, या कोई सा भी बॉडी पार्ट जल गया है तो उसको आपने क्या किया कि ठंडे पानी में डाल दिया, लेकिन जैसे ही आप ठंडे पानी से बाहर निकालोगे उस पार्ट को तो आपको वापस से जलन फील होगी। बाय एंटीपैथी क्योर ऑफ एनी डिसीजेस इज नॉट परमानेंट, द डिसीज इज ओनली पेलिएटेड, लेटर द डिसीज में बी इंक्रीज एंड द पेशेंट लाइफ में ऑल्सो बी इन डेंजर, ठीक है। तो एंटीपैथी से किसी भी डिसीज़ का परमानेंट क्योर नहीं होता है, ये केवल डिसीज़ को पेलिएट करती है, मतलब आगे बढ़ाती है, बाद में केवल और केवल पेशेंट की सफरिंग बढ़ती है और उसकी जो लाइफ है वो डेंजर में पड़ जाती है। बाय एंटीपैथी क्योर ऑफ ऑल डिसीज इज नॉट पॉसिबल, देयर फॉर इट इज़ कंसिडर्ड इनकम्प्लीट एंड इनपरफेक्ट, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर इससे किसी भी ऐसे आप सभी डिसीज़ का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे इनकम्प्लीट और इनपरफेक्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आती है? आइसोपैथी। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। पैथोस का मतलब क्या होता है? डिसीज या सफरिंग। तो आइसोपैथी इसका मतलब क्या होता है? सिमिलर सफरिंग। तो अब इसको आप होम्योपैथी से कंफ्यूज मत होना। होम्योपैथी का मतलब क्या हो? लाइक्स क्योर लाइक्स, ठीक है, समान से समान की चिकित्सा। उसमें जो ओरिजिन हो रहा है वो अलग जगह से हो रहा है, ठीक है, इसमें जो ओरिजिन है वो भी सेम जगह से हो रहा है, मतलब कि इसमें जो जिस चीज़ से आपको डिसीज़ है उसी चीज़ से मेडिसिन बनाई जा रही है। जिससे किसी को ऊटोरिया हो रहा है, मतलब कि कान से पस का डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसी डिस्चार्ज से मेडिसिन बनाई जाएगी, ठीक है। या तो फिर कोई सी भी चीज़ का डिस्चार्ज हो रहा है तो उसी चीज़ से मेडिसिन बनाई जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? आइसोपैथी। सेम सेम, ठीक है, सेम याद रखना, सेम डिसीज, आइसोपैथी सिमिलर सफरिंग। इसका क्या एक्सियोम है? इक्विलिया इक्विलिबस क्यूरेंटर, सेम क्योर सेम, ठीक है, इक्विलिया इक्विलिबस क्यूरेंटर, सेम्स क्योर सेम्स।
ठीक है। डेफिनेशन क्या है आइसोपैथी की? आइसोपैथी इज ए मेथड ऑफ ट्रीटिंग ए डिसीज बाय यूजिंग द सेम सब्सटेंस और कॉजेटिव एजेंट दैट प्रोड्यूसेस द डिसीज। तो इसमें क्या होता है आइसोपैथी में कि सेम सब्सटेंस या सेम कॉजेटिव एजेंट जिसने डिसीज को प्रोड्यूस किया है उसी को यूज करके हम उस डिसीज को हटाते हैं। इस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को हम क्या नाम दिया है? आइसोपैथी। दिस डेफिनेशन अपेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। कहाँ पे आई थी? फिफ्थ एडिशन में आई थी। इसके फाउंडर कौन थे? विलियम लक्स। ठीक है, याद रखना है फाउंडर का नाम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? इन ओटोरिया द डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर इज गिवन टू इन पोटेंटाइज फॉर्म। ठीक है, तो इसमें ओटोरिया किसी को हो रहा है तो ईयर का डिस्चार्ज ही पोटेंटाइज फॉर्म में दे दिया। इन बर्न हीट इज अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड पार्ट। ठीक है, किसी का हाथ जल गया तो उस पर हीट ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फ्रोस्ट बाइट हो गया तो उस पर स्नो अप्लाई कर रहे हैं। इन मेलिग्नेंट पॉस्ट्यूल्स इन केटल्स ए ड्रॉप ऑफ पॉस्ट्यूलर मैटर इज गिवन इन पोटेंटाइज फॉर्म। ठीक है, अगर किसी काव में या केटल में प्लस्टर्स हो गए हैं वो भी मेलिग्नेंट तो उसी का पोटेंटाइज फॉर्म पकड़ा देते हैं। डीमेरिट्स क्या है इसके? क्योर इज इफेक्टिव ओनली इन सिलेक्टिव केसेस वेयर सिम्टम्स में मैच एग्जैक्टली। क्योर किसी किसी केस में जो है हो जाता है जब सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हो। इट इज़ एन इनकम्प्लीट सिम्टम्स एज ओल्ड डिसीजेस कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय दिस सिम्टम्स। ठीक है, ये एक इनकम्प्लीट सिम्टम्स है क्योंकि इससे हर बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। द सेम सब्सटेंस डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूसेज द सेम डिसीजेस इन एवरी पर्सन सो इट मे फेल। ठीक है, तो हर एक सेम सब्सटेंस हर एक सेम पर्सन के मतलब डिफरेंट पर्सन के अंदर सेम डिसीज कॉज भी नहीं कर सकता और क्योर भी नहीं कर सकता, इसलिए ये काफ़ी टाइम पे फेल हो जाती है। इट इज़ सिंपल एंड अनरिलायबल डॉक्ट्राइन सो इट डिसअपेयर्ड ओवर टाइम। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा सिंपल और अनरिलायबल डॉक्ट्राइन थी, मतलब कि मेथड थी, इसीलिए ये समय के साथ विलुप्त हो गई, डिसअपेयर हो गई। अब आती है हमारी आज की एलोपैथी। एलोस का मतलब क्या होता है? डिसिमिलर और डिफरेंट, और पैथोस का मतलब क्या होता है? सफरिंग। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने एंटीपैथी देख लिया, अपोजिट सफरिंग, आइसोपैथी देख लिया, सेम सफरिंग। अब हम देख रहे हैं एलोपैथी, डिसिमिलर सफरिंग। तो एलोपैथी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो एलोपैथी का कोई स्पेसिफिक इन्वेंटर नहीं है, ये धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप हुई है। एक्सियोम क्या है? एलोपैथी इज ए सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इन विच देयर इज नो फिक्स रिलेशन बिटवीन द ड्रग एंड डिसीज सो इट uses any method that seems suitable for the cases। ठीक है, एलोपैथी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में कोई भी फिक्स रिलेशन नहीं होता है डिसीज और ड्रग के बीच में, वो उनको उस टाइम पे जो ठीक लगता है वो देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमन, फुट नोट नंबर सेक्शन नंबर 22 में दिया हुआ है, याद रखना है। ठीक है, काम कीजिए। तो एलोपैथी इज ए मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिसीज इन विच मेडिसिन आर गिवन विदाउट द डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशन टू द डिसीज। तो एलोपैथी एक ऐसा मोड ऑफ ट्रीटिंग डिसीज है जिसमें मेडिसिन का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है पैथोलॉजी के साथ डिसीज की। दिस मेडिसिन आर नाइदर सिमिलर नोर अपोजिट बट कंप्लीटली डिसिमिलर टू द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। ठीक है, ये ना सिमिलर होती है ना अपोजिट होती है, ये एकदम डिसिमिलर होती है, हेट्रोजीनियस होती है डिसीज से। एग्जाम्पल, फॉर ट्रीटिंग एपिलेप्सी ए फीमेल पेशेंट इज एडवाइज टू अडॉप्ट प्रेगनेंसी। अगर किसी को मिर्गी के दोहरे आते हैं फीमेल पेशेंट को और उसकी एज कम है तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं कि आप प्रेगनेंसी अडॉप्ट कर लो। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसका? ये लोकल कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है। लोकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन एलोपैथी ओनली ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड डिसीज, इट डज नॉट बिलीव इन द डिसीज ऑफ द होल बॉडी। ठीक है, तो इसमें जहाँ लोकली जहाँ पेशेंट को कंप्लेंट आ रही है, जैसा सर दर्द हो रहा है तो उसके सर में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ऐसा माना जाता है। ठीक है, पूरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को पैर में दिक्कत है तो उसको पैर में ही दिक्कत है। ठीक है, उसको पूरी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। सो इट डज नॉट बिलीव इन द डिसीज ऑफ द होल पर्सन। ठीक है, कि पेशेंट पूरी तरीके से बीमार नहीं है, बस उसके पार्ट पार्ट बीमार है। द ड्रग गिवन इन एलोपैथी आर टेस्टेड ओनली इन लेबोरेटरीज एंड आर प्रूव्ड ऑन एनिमल, दे आर नॉट प्रूव्ड ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग। ठीक है, जो भी ड्रग हम एलोपैथी में यूज़ करते हैं वो लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं या एनिमल के ऊपर प्रूव किए जाते हैं, उनका ह्यूमन प्रूविंग नहीं होते हैं। इन एलोपैथी फॉर एनी स्पेसिफिक डिसीज पर्टिकुलर ड्रग्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो हर एक डिसीज़ के लिए पर्टिकुलर ड्रग्स अवेलेबल है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ठीक है, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटी बैक्टीरियल, किसी को वायरल है तो एंटी वायरल, ऐसे करके हर चीज़ का उनके पास एंटी है। ठीक है, तो परफेक्ट उनके पास एक कॉम्बो है, उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे। किसी को गेज बन रही है पेंटोप DSR दे देंगे, उनको कोई केस टेकिंग से लेना देना नहीं है।
डिसीजेस आर ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स सच एस मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। तो उन्होंने क्या किया है कि पेशेंट के जो डिसीज़ है उनको नाम दे दिया है और वो नाम को ट्रीट करते हैं, ना कि पेशेंट को ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो पेशेंट से कई बार सिम्टम्स भी नहीं लेते हैं, केवल वो रिपोर्ट कराते हैं, उसमें मलेरिया निकलता है, मेडिसिन लिख देते हैं। एलोपैथी बिलीव्स इन द मटेरियल बॉडी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज देन द मटेरियल पार्ट ऑफ द बॉडी इज डिसीज। तो एलोपैथी क्या मानती है कि मटेरियल बॉडी के ऊपर मानती है। मटेरियल बॉडी मतलब कि मटेरिया पैकेज जो अपन पढ़ के आए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई सी भी पर्सन बीमार हुआ है तो उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ या कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो वो क्या मानते हैं कि उस मटेरियल बॉडी को हटाना पड़ेगा, या तो फिर उस मटेरियल बॉडी की वजह से ही डिसीज हुई है। अकॉर्डिंग टू एलोपैथी ट्रीटमेंट रिजल्ट इन पेलिएटिव पेलिएशन ऑफ डिसीज, ठीक है, एलोपैथी की वजह से बस पेलिएशन होता है। वाइल ट्रीटिंग थ्रू एलोपैथी मेडिसिन ऑल्सो अफेक्ट दोज पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर नॉट सफरिंग फ्रॉम द डिसीज। तो जब भी हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो हमारे बॉडी के वो पार्ट भी सफ़र करते हैं जिनमें डिसीजेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बाय एलोपैथिक ट्रीटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पर्सन चेंजेस। जो भी पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो जाता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट की वजह से। बाय एलोपैथिक ट्रीटमेंट द डिसीजेस इज सप्रेस्ड ड्यू टू विच द डिसीज में इंक्रीज लेटर। एलोपैथी जो है वो केवल केवल डिसीज़ को सप्रेस करती है, उसे क्योर नहीं करती है, तो इसकी वजह से डिसीज़ बाद में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये डिफरेंस आप पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, मैं भी पढ़ा देता हूँ। होम्योपैथी का मतलब क्या होता है, सिमिलर सफरिंग। एलोपैथी का मतलब क्या होता है, अपोजिट या डिफरेंट सफरिंग। सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर इसका एक्सोम है, इसका कोई भी फिक्स प्रिंसिपल नहीं है। ये डायनामिक और वाइटलिस्टिक्स में मानती है, मतलब कि ये मानती है होम्योपैथी की इसमें वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स के बीमार होने की वजह से इंसान जो है वो बीमार पड़ा है। ये मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट को मानती है कि बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोवा आया है जिसकी वजह से डिसीज़ हुई है, और बॉडी जो है वो केवल और केवल एक मैकेनिक मशीन है जो केमिकल से डिराइव हुई है। डिसीज़ जो है वो वाइटल फोर्स के डिस्टर्बेंस से हुई है, और डिसीज़ जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुई है। होलिस्टिक अप्रोच में माना जाता है कि पेशेंट जो है वो पूरी तरीके से बीमार है, कोई उसका एक पार्ट बीमार नहीं है। और इसमें लोकल कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है कि बॉडी जो है वो लोकली बीमार हुई है, कोई एक उसका पार्ट बीमार हुआ है, ना कि पूरी बॉडी बीमार है। इंडिविजुअलाइजेशन में माना जाता है कि हर एक पेशेंट अपने आप में अलग है और हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन है। इसमें जनरलाइजेशन किया जाता है कि पेशेंट को अगर कुछ सिम्टम सेम आ रहा है तो उसको सेम डिसीज़ है, कोई अलग पेशेंट नहीं है। अगर सबको बुखार आ रहा है एक टाइम पे तो सबको मलेरिया है, सबको टाइफाइड है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। मेडिसिन ट्रीटेड ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग, ठीक है, तो हमारी मेडिसिन जो है वो हेल्थी ह्यूमन बींग पे टेस्टेड है, इनकी एनिमल्स और लेब्स में टेस्टेड है। यूज्ड मिनिमम सिंपल डोज, ठीक है, हम कम से कम और सिंपल डोज देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स डोज देते हैं, बहुत सारे मेडिसिन के मिक्सचर बना के देते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं। एम्स फॉर परमानेंट क्योर, ठीक है, हम क्या करते हैं, परमानेंट क्योर करते हैं, और एलोपैथी क्या करती है, केवल और केवल पेलिएशन करती है, और बाद में डिसीज जो है वो मैनेज भी नहीं कर पाते। फाउंडर कौन थे, सैमुअल हैनेमन सर थे, और एलोपैथी का कोई फाउंडर नहीं है, ठीक है, ये केवल और केवल प्रैक्टिस की जाती, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक पार्ट और बचा है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का, उसमें हमारी पूरी ऑर्गेनन फर्स्ट ईयर की कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट परचेज करना हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या तो फिर इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।